अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेहमान जो है वो भी यकीनन आज वक्त से पहले यहाँ पहुँच चुके थे, बस थोड़ी सी ताख़िर होगी मुझे। खैर बहरहाल जी, आज के मेहमान आपने अगर इस वक्त वीडियो पर देख रहे हैं मुझे, तो आप देख कर यकीनन पहचान गए होंगे, क्योंकि इन्हें आपने देखा तो होगा, म्यूज़िक के प्रोग्रामों में देखा होगा, पाकिस्तान टेलीविज़न पर देखा होगा, दूसरे चैनल पर देखा होगा, और फिर उसके अलावा वो जो एक हमारा स्टूडियो जो जहाँ पर एक नई वेरिएशन के साथ जो म्यूज़िक आता है उसके एक सीज़न में देखा होगा, तो बहुत सारी जगह देखा होगा और इनको सुना भी होगा। ख़ासतौर पे उनके लिए कि जो बड़ा मतलब म्यूज़िक को बड़ी गहराई से सुनते हैं और बड़े गहरे जो बड़ा कहते हैं डूबने वाला म्यूज़िक होता है, उसको अगर सुनना चाहते हैं, क्लासिकल रंग को अगर ख़ासतौर पे और रंग जो पसंद करते हैं, वो इनका नाम यकीनन सुनते पहचान लेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो और देख रहे हैं तो हो सकता है देख कर पहचान लें। तो ग्वालियर एक बड़ा मशहूर जो है घराना है मौसीकी का, और बड़ा नामवर घराना है, और उस घराने के चश्म चिराग है माशाल्लाह से। तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब करम अब्बास खान, हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह क्लासिकल जो है वो सूफ़ी सिंगर है माशाल्लाह, और क्या खूबसूरत अल्लाह ने इनको फ़न दिया है। बहुत सारे बच्चों को लेकर ये चले भी सही, बहुत सारे ग्रुप लेकर चले, और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने तरबियत की, बड़े बेपनाह इनके शागिर्द हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान से बाहर बड़े दौरे किए और बहुत अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुलाकात कराते हैं आज की मुलाकात जनाब करम अब्बास खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी करम अब्बास साहब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजमल भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, आपको इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ा थोड़ी सी। बस मुझे जो कराची के हालात हैं और जिस तरह सड़कों का हाल है, ट्रैफिक का हाल है, उसमें मैं वो यही होता है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बस ये हकीकत है, यही बात है, ये हकीकत ही है। और ये मैं यकीन के वाकई वक्त से पहले ही निकला था, मुझे एहसास था कुछ इस बात का, जब मेहमान खासतौर पर जिस प्रोग्राम में, तो वो तो मैं खासतौर पर बहुत ज़्यादा, मगर अब क्या करें हालात थोड़ा सा, क्योंकि फिर आपने देखा कि मेरी कंडीशन भी कैसी है, क्योंकि फिर और मैं काफ़ी अरसे के बाद आपको देखा तो थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगे, तो मैंने कहा अजमल भाई आप थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, तो क्योंकि मैं देख भी तो 10-15 साल के बाद रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद देख रहा हूँ। सही बात है, क्योंकि तकरीबन एक साल तो मुझे वैसे ही हादसे के साथ एक साल होने वाला वैसे ही। तो खैर बार जिंदगी तो इसी का नाम है, जिंदगी में चढ़ा होता है, जिंदगी नशे पर फराज। तो जिंदगी हम जब कहते हैं घर से यहाँ तक आते हैं तो हमें कोई रास्ता एक जैसा नहीं मिलता, ऐसे ही तो जिंदगी एक जैसी कैसी होगी? बिल्कुल सही कह रही है। खैर बहरहाल आप सुने, क्या आजकल क्या मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं आजकल? जनाब म्यूजिक 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 वही, इसी पे ज्यादा काम होता है। और आर्टिस्ट का ये है कि जिस तरह म्यूजिक चेंज हो रहा है आजकल, अच्छा म्यूजिक का जॉनरा वो भी मतलब चेंज होता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ होता है। अच्छा हमें जो तरबियत अजमल भाई दी गई है वो क्लासिकल म्यूजिक की है, और ये मेरी खुश नसीबी थी। मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली खान, मेरे ताया उस्ताद रहमत अली खान, और फिर मेरे मामू थे, और इन सब ने मिलकर तकरीबन 18-20 साल की उम्र से मुझे शुरू करवाया, और 25 में उन्होंने मेरा होमवर्क पूरा कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ा भी फर्स्ट ईयर तक। 10 साल की उम्र में भी आपने कुछ ना कुछ कुमार का सर अंजाम दिया था, आपने सीखना शुरू किया 10 साल की उम्र से? मैंने आज ही 8-10 साल की उम्र से तो सुनना शुरू किया। जब आपकी जब आप रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं ना अपने जहन में, वो चीजों को महफूज करते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो वो सही मेरा ख्याल है कि टाइम 15-16 साल की उम्र थी। उससे जब 25 में आया तो फिर उन्होंने 25 में मेरे वालिद ने मुझे बड़े बड़े शोज़ में बड़े बड़े गवैयों के साथ परफॉर्मेंस का मौका दिया। मैं मतलब एक तो गाना सिखाना होता है अजमल भाई, उसके बाद उसका डर उतारना होता है। ऐसा होता है कि जैसे कोई क्रिकेट तो सीख ली उसने एकेडमी से, जब आप उसका वनडे के लिए आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये टेस्ट में वो उसका खतरनाक टाइम होता है कि यहाँ तो वो 0 पे गया, यहाँ 100 मार दिया। अच्छा ये होता था कि बड़े बड़े जो शोज होते थे उसमें मैं मतलब टांगे कांपने वाली बात के बड़े बड़े लोग उसमें गवैये बैठे हुए जो इस काम के बड़े जानिबकार थे। तो मैंने कहा कि मैं कैसे होने करोगे तुम? अच्छा 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट करते करते मेरे वालिद ज्यादा हमारे साथ रहे नहीं। वो 63 के थे जब उनको लीवर कैंसर हुआ, उनकी डेथ हुई, और उस वक्त मैं बहुत छोटा ही था, 22-23 साल का था। तो मेरे कज़न हैं उस्ताद फ़तेह अली खान, मैं बहुत रो रहा था उनको याद देख कर अपने वालिद को। तो फिर अपने मेहमान की जानिब जी करम आप बता रहे थे कुछ? जी तो जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद मेरे कज़न है उस्ताद फ़तेह अली खान, ग्वालियर से उन्होंने, मैं बड़ा परेशान था, तो उन्होंने कहा देखें आपके वालिद ने आपका होमवर्क पूरा करवा दिया है,
और अब्बा मुझे ज़िंदगी में हमेशा ये कहते थे कि करम क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल के साथ गज़ल गीत गाना तो बड़ी आसानियाँ रहेंगी। तो वो मैंने उनके सामने करता रहता था ये तजुर्बा। उसको उनके जाने के बाद फिर मैंने सोलो सिंगिंग की, फिर मेरे भाइयों को भी मेरे साथ अपने रखा, जो है रहमत अब्बास खान, तो कभी वसीम अब्बास खान। तो उसके बाद फिर मुझे जो बड़े रास्ते मिले वो ये मिला कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में मुझे परवेज मुशर्रफ साहब ने भेजा अर्थक्वेक के लिए। वहाँ मैंने परफॉर्म किया। वहाँ रॉयल एल्बर्ट हॉल में मेरी तस्वीर उन्होंने दीवार पे लगाई कि इन्होंने परफॉर्मेंस किया। फिर BBC से मैं लाइव हुआ और वो बहुत ज़बरदस्त सीन था कि रॉयल एल्बर्ट हॉल की सीढ़ियों में मैं इंटरव्यू दे रहा था। मैंने कहा मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो उन्होंने कहा इनके साथ बिठा दीजिए। मैं उर्दू में बात करता था जी, तो वो मुझे इंग्लिश में पूछते थे। उनको इतनी परफॉर्मेंस BBC वालों को पसंद आई। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, तो उसमें अब्दा परवीन, मैं, अफशा अहमद, अल्लम फ़कीर साहब को मौका मिला। 7 ममालिक थे उसमें। उसके बाद कोक स्टूडियो सीज़न 8 में आया, तो इसमें मुझे 2 गाने मिले और उसमें परफॉर्मेंस किया। पाकिस्तान आइडल एक बड़ा शो था पाकिस्तान का, कि जिसमें मैंने तकरीबन 48,000 लोगों का ऑडिशन किया। मेरे साथ भी 6 जो मेरे असिस्टेंट थे वो मुझे ऑडिशन करके उनमें से 122 मैंने चुने, फिर उनमें से 18 चुने, 20 चुने, फिर वो फाइनल तक गए। एक टीम की तरह काम किया। तो उसके बाद अमेरिका, बरतानिया, दुबई घूमना फिरना, 1-2 दफ़ा पड़ोसी मुल्क से भी ऑफ़र आई है मुझे, पर वो कुछ उनकी हुकूमतें ऐसी हैं कि मेरा बाकायदा पोस्टर भी बना जिसमें शफ़क़त अमानत अली साहब, उस्ताद राशिद खान का और मेरा पोस्टर था। जो प्लान हो चुका था 2-3 शहरों में, वो नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की अजमल भाई जो आर्टिस्ट है ना, उसको अल्लाह ने ऐसी करामात दी हैं कि उसके काम में इतनी बरकत है कि उससे दुनिया मानती है। अच्छा, मुझे मैं करम बात ये बताएं, इस वक्त हमारे, क्योंकि क्लासिकल का एक रंग अलग बिल्कुल रंग है ना जी, और क्लासिकल के सुनने वाले, क्लासिकल के चाहने वाले अलग ही लोग हैं जी। जो क्लासिकल के गाने वाले लोगों को पहचानते हैं वो एक अलग ही हैं। वो तो नाम सुन के कह देंगे अच्छा ये तो भाई पूरा शिजरा बता देते हैं। वो जो मतलब क्लासिकल खासतौर पर पसंद करते हैं पूरे शिजरा बता देते हैं। मगर हमारे यहाँ एक वक्त था कि कभी क्लासिकल का दौर बहुत ज़्यादा था, मगर अब धीरे धीरे हमारे म्यूज़िक वैसे ही ख़त्म हो गया है। मतलब म्यूज़िक अब वो बात नहीं म्यूजिक की जो पहले होती थी, तो वो क्लासिकल कैसे अपने आप को मतलब आगे चला सकेगा? तो क्लासिकल कैसे कर सकेंगे? क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, इसमें बोलों की कमी होती है, इसमें शायरी नहीं होती, इसमें गायकी होती है। अच्छा, दूसरा इसमें ताल बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे ये बड़ी टेक्निकल बातें जो मेरे ख्याल जो सुनने वाले हैं ये करने चाहते हैं या सीख रहे होंगे। जैसे क्लासिकल में जब ताल है 10 बीट है, 3 ताल 16 बीट है, सूल फाख्ता 5 बीट है, धमार 14 बीट है, अल्लाह आपका भला करे। इसमें औड़ी धमार है, इसमें दादरा, कैरवा, मुगलई, पता नहीं कितने सारे ताल हैं जिनका एक उस्ताद को आना जरूरी है। अच्छा, उसमें टाइमिंग चाहिए। अच्छा, एक कवाली है, कवाली सूफी म्यूजिक है, उसमें एक या दूसरा 2 ही रिदम होता है, दादरा या कैरवा होता है, उसमें वो चलती रहती है और उसमें स्पीड बढ़ती कम होती है, टेम्पो से कम ज्यादा होता है बस। क्लासिकल म्यूजिक में बीट्स ज्यादा है, इसमें बोल कम है और गायकी ज्यादा है। कि आपको आधा घंटा जो राग गाना है उसमें चंद बोल हैं, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल आपको क्या करके थोड़ा सा दिखाऊंगा कोई जी। अब ये मन राग निद निर गर पार गर निद नि मद निर गर सावो सखियो मोहे मैं दे लगावो सखियो मोहे मैं दे लगावो आज मोरे घर रंग लगा है, आज मोरे घर रंग लगा है, आओ सखियो मोहे मैं दे। अब ये तो बंदिश हो गई, अब इसको लेके चलना है, शायरी तो आगे नहीं है। शायरी तो गयो निध निर गरे बम रे गरे निध निर
कई इसमें ऐसे एक्सप्रेशंस हैं कि जो आपको बगैर लफ्जों के, अब गजल गाते हैं तो उसमें 4 शेर होते हैं, 4 शेर, नासिर काज़मी, फैज अहमद फैज, गालिब, अमीर मिनाई, आपका वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे शायर। उसके क्लासिकल के बाद आपको गजल में थोड़ा मजा आ जाता है कि आपको कोई मकसद ना। उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग थी, मेहदी हसन खान साहब ने, जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने प्लेबैक गाया, नूर जहां है और रूना लैला जी, नाहिद अख्तर, महनाज, आपका रजब अली साहब। तो आप ये देखिए कि उसमें आप एंटरटेन होते थे, वो सारे रागों में ही गाने बने हुए। म्यूजिक तो है, तो राग वही है ना, राग तो वही। अच्छा, हमें भी ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती कि अगर हमारा घराना, हम घराने की बात करते हैं तो घराना एक इदारे का नाम है। अगर एफएम रेडियो आप कर रहे हैं तो आपको इसकी ऊंच नीच का पता है, ठीक है। मैं अगर घराने की बात कर रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक ग्वालियर से है, घराने से है, तो मुझे भी रागों का, ठुमरी का, गजल का, टप्पे का, गीत का, हर चीज की मेरे पास इल्म हो तो फिर तो मैं उस्ताद हूँ। आजकल तो ये है कि जो ढोलक वाला है वो भी उस्ताद है, कीबोर्ड वाला भी उस्ताद है, बैंजो बजा रहे हैं वो भी उस्ताद है, क्या बात है, पैड बजा रहा है वो भी उस्ताद है। सही की थी, बिल्कुल गल सही है। अच्छा, उस्ताद जेडे सन उस जमाने से उसको कहा जाता था उस्ताद मेहदी हसन खान साहब हैं, उस्ताद गुलाम अली साहब गजल गाते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, मेरे ताया उस्ताद उम्मीद अली खान, मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली खान, उस्ताद रहमत अली खान, मेरे कज़न उस्ताद फ़तेह अली खान, फिर मेरे कज़न थे रजब अली प्लेबैक सिंगर थे, मेरे ताया जाता वो। अच्छा, आप इसकी ट्रेनिंग, अगर आप घराने की बात कर रहे हैं तो फिर आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप कोई गाना प्ले करें, मैं उसको बता दूंगा किस राग में, इसकी बीट क्या है, क्योंकि मैंने उसका होमवर्क किया। आज का आपने पूछा था कि नई नस्ल के बारे में, तो अजमल भाई, नई नस्ल के पास इतना टाइम नहीं, कोई मेहदी हसन नहीं बनना चाहता, कोई जो है नूर जहां नहीं बनना चाहती, कोई रूना लैला नहीं ये सारे लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, क्योंकि लोग कहते हैं 2-4 वीडियो बनाओ, गाड़ी लो, बंगले डालो, पैसा बनाओ और मजे करो, बस ये तो शॉर्टकट। आपको मैं ये पूछ रहा था कि आप इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, आज भी बिल्कुल सादा है, ठीक है। आपके कुलीग्स, आपके साथ वाले या मेरे साथ वाले कई लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। एक शख्स होता है जो अपने घराने को, अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। बिल्कुल सही। आप एफएम रेडियो पे है तो उसी पे लगे हैं, उसी पे मेहनत, उसी को वक्त दे रहे हैं। अगर मैं सोचता हूँ मेरे साथ मेरे माँ बाप की, मेरे बुजुर्गों का नाम है तो मेरा नाम सही रहना चाहिए। मुझे, हाँ, म्यूजिक में मैं कुछ कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, उल्टा सीधा काम मैं नहीं कर सकता। जिस फील्ड में आप हैं, जो चीज आपने उसमें मेहनत कर सकते हैं, तो उसी पे आप उसी में ज्यादा अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, नाम तो उसी में चल रहा है ना। मेरे जो बच्चे, मेरे पास जो आते हैं स्टूडेंट्स के हमें सीखना है, यूके से भी, अमेरिका से, पाकिस्तान से, ऑनलाइन आजकल सीखते हैं, तो मुझे कहते हैं सर हमें 3 महीने में अपने गाने रिकॉर्ड करने, सर आवाज ट्यून कर दें, सर हमारी बीट खराब है। तो मैं हंसता भी हूँ, मैं कहता हूँ मुझे तो आज तक मैं गाना ही सही कर रहा हूँ, अपने गाने को सुन के उसको ठीक कर रहा होता हूँ। सही बात है। तो मैंने कहा 3 महीने, हाँ जी मुझे गाना रिकॉर्ड करना है सर, मुझे अच्छा कितने हफ्तों में हो जाएगा? मैंने कहा ये कोई दुआ थोड़ी ले रहे हो आप किसी डॉक्टर से। हमारे असल में पता है यही तो मसला है करम, बस हमारे यही तो मसला है, हमारी आज की जनरेशन बहुत फास्ट है असल में। वो कहती बस इधर देन एंड देयर सारे काम हो जाए। भाई इधर से हमने ज्वाइन किया, करम साहब को हमने ज्वाइन किया, करम साहब बस मुझे जो गाना बनाना वो फटाफट बताएं मुझे। या हमारे यहाँ क्या होता है, कोई अगर ऑडिशन के लिए आता है तो वो कहता है कि मैं एक शो करूँ, उसके बाद जब मैं बाहर निकलूँ तो सारे लोग मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हूँ, सर मैं हिट हूँ शॉर्टकट के चक्कर में। अच्छा मुझे बताएं, सिग्नल तोड़ना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो ये मौसीकी में सिग्नल तोड़ रहे हैं, हकीकत ये सिग्नल तोड़ रहे हैं, उसके जो रूट्स है ना उसको खराब कर रहे हैं। सही हकीकत। अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान के सिंगर्स जो हैं उनको हिंदुस्तान, उनको दुनिया मानती है, वो कव्वाली हो, गजल हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, आपका प्लेबैक हो, सूफी हो। वो उन्होंने जितनी, जो आपदा परवीन मेरे फुप्पा थे उस्ताद मंजूर अली खान, उनकी शागिर्द है गंडाबंद। सनम मारवी जो है मेरे कजन फतेह अली खान साहब की शागिर्द है गंडाबंद। बाकायदा जो रस्म होते हैं मेरे अपने बहुत सारे शागिर्द कुक स्टूडियो तक गाए हैं, वैसे गा भी रहे हैं। अच्छा मैं अपने बेटे अली अहमद खान को भी सिखा रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, अभी यंग है बहुत माशाल्लाह। तो मैं ही सोचता हूँ कि आप किसी चीज को टाइम देते हैं तो वो चीज में निखार पैदा होता है। इसका शॉर्टकट कोई नहीं है मौसीकी का। आप किसी शोबे में जाते हैं, जब आप उसमें जॉब करते हैं 25-30 साल देते हैं तो वो शोबा आपको इज्जत देता है कि यार हमारा सीनियर मोस्ट आदमी है। सही, बिल्कुल है ना, हकीकत। अब ये है कि हर चीज में वो हर शख्स जो है ना, मेरा ख्याल है कि मौला अली का सरकार का कॉल था
कि जिस शहर में एक दरवाजे से गरीबी दाखिल होती है, दूसरे दरवाजे से ईमान रुखसत हो जाता है। तो आजकल जितने हालात, महंगाई है, ऊंच नीच हो रही, हर चीज महंगी, हर बंदा शॉर्टकट करना चाहता है। मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं, बस यही, मैं जल्दी से बड़ा सिंगर बन जाऊं, मैं जल्दी से गाड़ियां ले लूं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत अरसे से गा रहे हैं, आपके पास इतने शोज नहीं होते। मैंने कहा कि जी मैं वही गाता हूँ जो मेरा रूह करता है, जो मेरा दिल चाहता है। मैं वो नहीं कर सकता कि जीन्स पहन के मैं छलांगे लगा रहा हूँ, हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर। ये भी एक बड़ी मजे की आप चीज एंजॉय करेंगे कि एक बहुत बड़ा सिंगर गा रहा था, तो मेरे भाई और मैं टीवी देख रहे थे, तो लाइव शो चल रहा था। मैंने बड़े शोज किए हैं ऐसे, माइक पर भी गाया है, पर हाथ ऊपर नहीं किए। सही बात है। अच्छा, तो वो देखते देखते ना, वो हर सिंगर के पास जाए, वो माइक आगे का, आप भी गाइए, आप भी गाइए, आप भी गाइए, आप भी गाइए। तो मुझे कह रहा है ये कितने पैसे लेता होगा? मैंने कहा यार लाखों में तो लेता होगा। तो कह रहा है गवा तो पब्लिक से रहा है, खुद तो गा नहीं रहा। कह रहा है सारा गाना तो पब्लिक से गवा दिया इसने। यार ये बहुत होशियार है भाई, कोई गाना पूरा गा ही नहीं रहा, आधा गाना गाता है। चले जी अजमल भाई, करम भाई, इकबाल भाई, रेहाना, सब बात है कि साई खुद बोली, उसने कहा अंतरा जी। अच्छा, इसी में टाइम कम हो गया और ऑडियंस भी ये सोच रही है कि हमें गाना गवा रहा है। अरे ऑडियंस भी तो ये सोचे, मेहदी हसन साहब कहीं जाते थे, उनको सुनने वाले बच्चे नहीं थे। आज के सिंगर को सुनने वाले यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है। मैं जैसे खान साहब के उठ के जाते थे कि आप भी गए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं भी एक बात करूं, कभी ऐसा हुआ? या गुलाम अली खान साहब ने कभी ऐसा किया? या गुलाम बाद साहब कहीं गए तो उन्होंने कहा कि अजमल भाई लाखों रुपए आप दे रहे हैं, तो हम उनसे गाना तो सुने। अच्छा, उन्होंने आप वो कई मेरे तो मुझसे से कुली जो मुझ पे अगर सुन लिया तो कहेंगे यार तुम क्या बातें कर रहे हो, करम जाके एफएम पे कैसी बातें करके आए। मेरा मतलब है कि आप लाखों रुपए उनको दे रहे हैं, तो अगर आज सारा गाना आपने उनको ही गवा दिया तो आप तो गए तैयार जी। आप भी गई। चलें, गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का एक वक्फा आ गया है 4 बजे इंशाल्लाह। उसके बाद बड़ी दिलचस्पी बात है और बड़ी बहुत ही काम की गुफ्तगू। अगर आपका ताल्लुक मौसीकी से है या मौसीकी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यकीन आज करम अब्बास से आपको बहुत सारी अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो यकीन फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगी अगर आप गौर से सुनेंगे तो। अजमल शोबी के साथ ये मुलाकात आप हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आप देखते और सुनते हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से। मैं आपके साथ होता हूं और कोशिश होती है कि ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई जाए कि जिनकी गुफ्तगू से कुछ हासिल हो, पता चले कि वो अगर इंसान यहाँ पहुंचा है या फील्ड में आज आप उसको जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों, आखिर वो वहाँ तक पहुंचा कैसे, ये तो पता होना चाहिए ना कम से कम। कि एक सफ़र जो है कभी भी कोई भी सफ़र कहते मंजिल कभी आसानी से नहीं मिलती। मंजिल कभी किसी शॉर्टकट में, मंजिल किसी शॉर्टकट के साथ आपने देखा होगा कि एक सही मंजिल जो कभी भी शॉर्टकट में नहीं हुई, कभी भी जिन लोगों ने शॉर्टकट लगाए वो कभी कामयाब नहीं हुए। कहीं ना कहीं ठोकर खा के वो ऐसे गिरते हैं बिल्कुल वो जो लूडो का सांप और सीढ़ी वाला जो खेल होता है उसी की तरह, बिल्कुल कि वो सांप ऐसे ले जाता है ऊपर ले जाता है और एक नंबर पे ठक ऐसे गिराता है फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो ये शॉर्टकट में यही होता है। शॉर्टकट में आप बहुत ऊपर जाते हैं मगर कोई पता नहीं किस झटके में आप कहाँ नीचे आ जाएंगे। मगर लॉन्ग टर्म में जब आप जाते हैं और बाकायदा तौर पर एक अपने स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी में चढ़ रहे होते हैं तो आपको पता भी होता है और आप तैयार भी, जहनी तौर पर तैयार भी होते हैं क्योंकि आपका हर कदम सोच समझ कर जो आगे बढ़ता है वो, और उसके साथ जब बढ़ते हैं तो फिर आप कामयाबी आपकी मुंतज़िर होती है। कामयाबी खुद आपको आवाज़ें पुकार रही होती है कामयाबी की, तू मेरी तरफ आ, मैं मुंतज़िर हूँ तेरी, आजा तू आजा क्योंकि तू इस काबिल है। तो ये सारी बातें हैं। शॉर्टकट के कभी चक्कर में ना पड़े और शॉर्टकट तो फिर हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हम एक बार फिर आते हैं अपने मेहमान की जानिब करम अब्बास खान साहब से। बड़ी इस बहुत ही बड़ी कहते कि सही मालूमात मौसीकी के बारे में आपको पता भी चल रही है और आप जान भी रहे और मौसीकी की बात भी चल रही है। जी करम भाई, तो मैं वो बात हम मौसीकी की बात कर रहे थे। आज जो मौसीकी, मैंने कहा कि मौसीकी जो है वो यकीन अब वो मौसीकी का दौर रहा नहीं ना। जी जी। अब अगर हम वही बात है कि सिंगिंग क्लासिकल गैदरिंग पहले बहुत होती थी, अब होती नहीं है। अब क्या आप ये समझते हैं कि ये मौसीकी को यहाँ तक मतलब जो धीरे धीरे नापैद होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसकी वजूहत क्या है, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है हमारे मुल्क में खास तौर पे? ये पता है इस वजह से कि इसकी तालीम जो है लोगों तक नहीं पहुंची। जिसकी मार्केटिंग नहीं होती वो चीज़ कम बिकती है। आप ये देखें लस्सी की दुकानें कम है और चाय के होटल ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा हैं, लोग वही पीना पसंद करते हैं। उसके बनने में उसके फ़ायदे हैं कि अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करें तो आपका मसाना ठंडा रहेगा, आप हमेशा तरोताज़ा महसूस। चाय पीने से ये है कि ज़्यादा पीने से आपको तेज़ाबियत भी हो सकती है पर आप पिए जा रहे हैं, दिन में 20-20 कप लोग पी रहे हैं। तो
क्लासिकल म्यूजिक जो है, पहले गाने से पहले आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। लोग पहले ज़माने के मेहदी हसन साहब को वो सुनते थे, गुलाम अली साहब को, फरीदा खानम को, इकबाल बानो को, कि जो अदब का शौक रखते थे। आज आप किसी कॉन्सर्ट्स में चले जाएं तो वहाँ कुर्सियाँ नहीं होती, खड़े होते हैं सारे। सही बात है। अच्छा, ये क्या होता था इनका कल्चर के जी, गौतकी लगी हुई, आर्टिस्ट बैठा हुआ है और आप चाय भी पेश नहीं कर सकते कि आप कहेंगे साहब या मैडम चाय पेश करते हैं, अगर आप ब्रेक कर लें। हाँ जरूर, फिर चाय। हर बंदा अपनी अपनी जगह सुकून से बैठा हुआ, गजल खत्म होगी, गाना खत्म होगा क्लासिकल, तो उठ के जाएंगे, बीच में टहलेंगे भी नहीं। सही। आज वो ये हो रहा है, वो पानी की बोतलें पी रहे हैं, रंगीन पानी भी पी रहे हैं, उछल भी रहे हैं, छलांगे भी लगा रहे हैं, और सिंगर भी जो है बड़े खुशहाल मूड में खड़ा हुआ है। अच्छा, फिर वहाँ गाना नहीं हो रहा, सही, वो आप इंटरटेनिंग कर रहे हैं। आर्ट जो है वो सीखना पड़ता है। आप किसी भी दूसरे के बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आप मैट्रिक के पेपर दे दें, सही है, जब तक वो एक एक क्लास बढ़ते बढ़ते वहां ना पहुंचे। म्यूजिक के लोग यहाँ संजीदा लेते ही नहीं है क्लासिकल म्यूजिक। और मौला अली का मुश्किल कुशा का एक कॉल ये भी है कि जो इल्म जिसे नहीं आता उसकी बुराई करता, जिसको क्लासिकल नहीं आता वो सिंगर की बुराई करेगा। अरे भाई अजीब सा भाई, क्योंकि सीखा ही नहीं है। टाइम देता तो उसकी तारीफ करता कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये सीखना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क में उनके कल्चर में ये माना गया है, उनके मजहब में ये माना गया है कि हम भजन गा रहे हैं, और भी दूसरे मजहबों में भी ये उनके क्वायर सोरी होती है। तो ये अच्छा, हमारा भी यहाँ जो है कि जी यार म्यूजिक तो एक एंटरटेनिंग चीज़ है, इसको सीखने की क्या जरूरत है। सीखने की जरूरत होगी तो आप सही गाएंगे ना, आपकी आवाज़ ट्यून होगी। आपके साथ मैं आपकी कुर्सी पे बैठ जाऊं अजमल भाई, तो पहला ही शो लेके बैठ जाऊंगा ज़मीन पे। वो कहेंगे कौन बंदा था, चाहे करम अब्बास खान हो या राहत फतेह अली साहब हो, अजमल शोभी को बुलाओ भाई, वो ये शो सही चलाता है। सही। तो जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, आप हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं या आर्जी तौर पे 1-2 साल के लिए? मैंने जब म्यूजिक में कदम रखा तो मैं ये सोचता था कि मैं ऐसा सिंगर बनूं कि जिसको 50 साल लोग याद रखें। क्या बात है, वाह। मैंने ये नहीं सोचा था मेरे गाड़ियां भी आ जाएं, मेरे पास बंगले भी आ जाएं। एक शख्स ने टीवी पर पूछा, आपके गाने मशहूर नहीं होते? मैंने कहा इसलिए नहीं होते कि मैंने लोगों के लिए गाया ही नहीं था, मैं अपने लिए गाता था। अब मैं एक गाना था, तुम के देख ला जाओ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा, तू आजा मेरे जाने जाना, मबनी रनी धनी बग मारे सा सरे बग मबनी नि बमा बनी रनी जानी मबनी नि बमा बनी रनी धनी बग मारे सा, बादल गरजा बिजली चमके, बादल गरजा बिजली चमके, तेरे मिलन को नैना बरसे, तेरे मिलन को नैना बरसे, तू मुख दिखला जाओ साजन, तू आजा मेरे। अब ये आम पब्लिक नहीं गा सकता, नहीं, ये आम ऊपर से गुजर जाएगा। ठीक है, सुन के अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो मैं अगर गाता सीधा सा कोई सा भी गाना जो आम लोग गा सकते हैं, है ना, पुरानी जीन्स और गिटार मोहल्ले, मैं बुराई नहीं कर रहा, एक कि जो आम गाना गाऊंगा तो लोग गाएंगे ना। जब आम लोग वो गाना गाएंगे तो पैसे भी मिलेंगे, आपको गाड़ियां भी मिलेंगी, बंगले। अच्छा, एक बंदा ये सोच रहा है कि मैं ऐसा गाऊं कि दुनिया से याद रखे। मैं यही गाना जो मैंने अभी आपको सुनाया, एक मैंने बैंड बनाया था गरज, पड़ोसी मुल्क में एक पंजाब की सिंगर है रेखा, और आगे कुछ थोड़ा सा मुश्किल उनका नाम, उन्होंने मुझे गा के वहां से फेसबुक पे इनबॉक्स किया, एक स्टेज पे ये गाना गा रही है। अच्छा वाह, वो सीखी हुई है। अच्छा वाह। तो मैंने कहा ये गाना तो मैंने 10-12 साल पहले गाया था, तो अब आप गा रही हैं? कहती है मैंने कितने शोज पे आपके ये गाना गाया यार, क्या मियाँ के मल्हार में आपने गाया है, वीडियो भी है यूट्यूब पे भी इसका है, गरज बैंड के साथ था, मुख दिखला इस गाने का था। अजमल भाई, अच्छा काम सुनने वाले कम लोग हैं। यही बात कर रहे हैं ना। क्लासिकल की जब बात आती है तो वहां पर अब आज के दौर में तो खासतौर पे गिने चुने लोग ही होंगे। जी बिल्कुल, कि अब वो बात वही है कि अब इतनी बड़ी महफिलें पहले कभी हुआ करती थी, बड़ी महफिलें, बिल्कुल, अब वो महफिलें घरों में महदूद हो गई हैं। बेशक, कि गिने चुने लोग हैं जो घर में 10-12 घर के लोग आते हैं, बुला लेते हैं जिनको पसंद करते हैं और कहते हैं यार ये क्लासिकल। अच्छा, अब ये है कि जो सुनने वाले ना उनको भी तमीज नहीं रही, माजरत के साथ। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन भाई हैं जो सुन रहे हैं, जिनको मेरी बात बुरी लगे, उनसे पहले मैं माजरत, इसलिए
उनको यही नहीं पता गाना किससे सुनना है। कोई कह रहे हैं ना कि ये हमारे घर में ये आते हैं बाजा सिखाते हैं, या इसको कहो हमारा कल शो कर दे, वो 2 बंदे 3 म्यूजिशियन लेके जाके वो सिंगर बन जाएगा। यहाँ तक कीबोर्ड वाले वो भी कवाली भी कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि वो तो कीबोर्ड पे जाते थे और किसी गजल की महफिल में वो कुर्ता पहने हुए गा रहे, तो मैंने उससे कहा यार, फिर मुझे कह रहे हैं आप बुला नहीं रहे मुझे शोज में, तो मैंने कहा यार तुम तो खुद सिंगर नहीं हो गए। कह रहा है वो तो हाथ साथी में बन जाता हूँ। तो आप मुझे बताएं, तो हाथ साथी बन जाता है। हाथ साथी तौर पे अगर मुझे कुर्ता पहनना पड़े तो मैं पहन लेता हूँ, कुर्ता बैग में होता है। हाँ, ठीक है। आप मुझे बताएं तो फिर आप अच्छा म्यूजिक कहाँ से सुनेंगे? सही लोगों तक जाएं, जो गाना सीखने वाले वो सही उस्तादों का चुनाव करें। हर कोई, अभी मैं एक जगह गया, ये बड़ा लोग सुन के एंजॉय, मैंने कहा हंसने वाली बात होनी चाहिए थोड़ी। मैं एक स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करने गया, तो उसके साथ वाले स्टूडियो, अगर कोई सुन रहा है तो, अगर कोई उस वक्त था उससे माजरत कि मैं स्टूडियो गया था, साथ वाले एक रूम में उन्होंने वो सेटअप लगाया हुआ था कि एक बुजुर्ग बैठे गाना सिखा रहा है। अच्छा। तो स्टूडियो में मैं गया तो ताला लगा था, मैंने सोचा साथ देखा म्यूजिक क्लास हो रही है, तो मैं अंदर गया तो 70 साल बंदा बैठा हुआ था, हांडी बना रहा था। मुझे देख के कहते हैं कान पहचाने नहीं, अब कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी मैं बैठ जाऊं क्या, सीखने आया हूं? मैंने कहा जी जी बैठ जाओ। अब एक बंदा उनसे भैरवी सीख रहा है और ऊपर सा पे फंस गया, सा मैं देख रहा हूं उनको, सा उस्ताद जी मैं नीचे कैसे आऊं? अरे आ जा। फिर वो अपना हांडी बना रहे, सा उस्ताद जी अरे सीढ़ी लगा के आ जा नीचे। अच्छा, जब बाद में उस स्टूडियो वाले ने आगे उसको बताया, मुझे कहता है अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उनको कहता है ये आया है सुनने के लिए। कहता है अब्बा ये बहुत बड़े घराने का आदमी है, ये करम अब्बास खान है, ग्वालियर वाले। तो उसने हंडियां छोड़ के ना कहता है बेटा तो हमारा मजाक उड़ा यार। मैंने कहा सर मैं मजाक, मैं तो वैसे अब जो हो गया भूल जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नहीं वो असल में यही तो है ना, मकसद ये कि अब अगर कोई सिखाने जा भी रहा है किसी जगह, कोई उस्ताद भी जा रहा है कुछ भी है, तो वो अब उसने भी जा रहे हैं खुद सिर्फ बातें सीखा हुआ है बस। मुझे कह रहा है इस बात को अब यही खत्म कर जाना। हाँ, तो मैंने कहा कहीं जिक्र नहीं करना। अच्छा, मैं ये एफएम पे बोलने का मकसद ये है इसलिए कि आप सही लोगों को चुने। फिर आप कहते हैं यार ये जो घराने वाले लोग हैं गाना नहीं सिखाते। अरे आप किसके पास गए भाई? मेरे स्टूडेंट जो हैं वो कोक स्टूडियो तक भी, जबकि मैं खुद अल्लाह का शुक्र है मैं खुद परफॉर्मर हूँ। मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कि जी मेरी एज बहुत ज़्यादा है, मैं तो खुद परफॉर्मर हूँ। मैं तो बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ दुनिया में गा बजा रहा हूँ। पर कुछ लोगों को ये पता है कि ये क्लासिकल म्यूजिक जानता है, करम अब्बास खान, इसके पास जाएं। बड़े बड़े सिंगर जो हैं उनके पास कोई कॉल करेगा तो कहेगा इनसे पूछें। मुझे कहते हैं जी मुझे उस सिंगर ने आपका नाम दिया। तो अगर टाइम होता तो बता देते, नहीं होता तो मना कर देते हैं। वरना मैं अपने लिए, मैं अपने बच्चे बेटे को टाइम दे रहा हूँ, अपने भाई हैं माशाल्लाह उनके साथ बैठे म्यूजिक कर रहे होते हैं। सही बात है, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही जी। और यकीनन इस वक्त देखें बहुत बड़ी अच्छी बात चल रही है इस वक्त, और म्यूज़िक की बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है म्यूज़िक की, और बहुत सारी बातें भी हैं क्योंकि टाइम हमारे पास अभी काफ़ी है। इंशाल्लाह 5 बजे तक हम आपके साथ मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं है। आज आपको मैं जो ऐसे बंदे से मैंने मुलाकात करवाई आपकी कि जो अगर आपने समझ लिया तो थोड़ा बहुत तो आपको पता चल ही जाएगा कि आप अगर म्यूज़िक के शौक़ रखते तो आप कहाँ पर हैं, किस से आप अभी उस म्यूज़िक के सफ़र में कौन से स्टॉप पर मौजूद है, आपको पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद बेहतर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मगर प्लेबैक की तरफ क्यों नहीं आपका आना हुआ, क्यों प्लेबैक की? वरना तो प्लेबैक एक ड्रामे के लिए मैंने किया था काम, अब्दुल्ला कादवानी साहब का था, उसके लिए मैंने प्लेबैक गाया था। अच्छा, फिर कुछ ड्रामों में मैंने प्लेबैक वोकल भी किया, क्लासिकल की आवाज़ लगाए। अच्छा, एक थोड़ा सा है फिल्मों की तरफ क्यों नहीं आना? हाँ जी, फिल्मों के एक तो पाकिस्तान में फिल्में कम बन रही हैं, एक तो ये था। मुझे एक दफ़ा सैयद नूर साहब ने यहाँ पीसी होटल में बुलाया भी था, मेरे साथ बात की थी और उन्होंने कहा कि आपको लाहौर आना पड़ेगा। उन्होंने सुना था मुझे, तो उन्होंने यही कहा था तुम्हारी आवाज़ जो है प्लेबैक वाली है। तो उनके दोस्त भी थे, कुछ फिल्म बना रहे थे उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा आपको आना पड़ेगा, तो आके वहाँ रुकेंगे, आपको 15 दिन रुकना पड़ेगा। मैंने कहा सर मुझे आके वहाँ रुकना बहुत पैसे की ख्वारी है, बहुत पैसा खर्च होगा, तो आप मुझे बता दें कंपोजिशंस क्या हैं, मैं याद कर लूँ, जब आप रिकॉर्डिंग रखेंगे। तो उन्होंने कहा करम लोग आके वहाँ पाकिस्तानी सिंगर्स रुक जाते हैं, मतलब कराची के हमारे पीछे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आए, वहाँ
थोड़ा सा है, आपको इंतजाम करना पड़ेगा रहने का, तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। एक दो म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, एम अरशद साहब मेरे रिश्तेदार ही हैं, वो एम अशरफ साहब के जो बेटे हैं, मेरे ताजाद बहन है उनके मियाँ वो, तो उन्होंने उनका, मैंने कहा वो भी मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो कह रहे हैं आपको 15 दिन फिर कभी 10 दिन में चक्कर लगाते रहें, मैंने आपको अपनी तरफ से थम्स अप दिया है, ये जैसे कि मैं आपको गवाना चाहता हूँ, मुझे लगा आप बहुत अच्छी वोकल है आपकी। अच्छा, मैंने ये सोचा कि लाहौर जाके वहाँ जाके बैठ जाएं, हाथ पे हाथ रखें, यहाँ इतना मसरूफियत होती है, काम होता है। मैंने कहा जब होगा बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ आजकल जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं आजकल जो कुक स्टूडियो में, अच्छा देखने की बात ये है कि वो खुद ही गाए जा रहे हैं, जबकि उनको कुक स्टूडियो से बड़े जो शो थे उनको मौका मिला कि आप अच्छे सिंगर को गाएं। अगर मुझे बताएं कि खुर्शीद अनवर साहब ये कर लेते, मास्टर अनायत साहब ये कर लेते, सुहेल राना साहब कर लेते, तो मेहदी हसन को कौन गवाता? क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। खलील अहमद साहब फिर ये कहते कि मैं खुद ही गाऊंगा जी। आज पता है जो ये ज्यादातर जो ये काम कर रहे हैं मेरे जूनियर्स ही हैं, ठीक है, मेरे सामने के पीछे आने वाले लोग हैं। अब ये भी ये सोच रहे हैं कि हम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, एज ए सिंगर हमें माने। अगर आपके अजमल भाई 4 गाने मैं चला दूं ना, आपको शोज आना शुरू हो जाएंगे। 4 वीडियो मैं आपको बनाता हूँ टहलते हुए, थोड़ी सी ट्रेनिंग देके ना, अच्छा सा वीडियो बना दे, चौथे वीडियो पे आपको कॉल आ जाएगी, अजमल साहब हमारा एक शो है, आप बताएं क्या करेंगे इसमें, ठीक है। सही। इन लोगों ने थोड़ा सा नाइंसाफी ये की है, मेरे दोस्त भी हैं, मुझे जानते भी हैं कि इनको मौका मिला कोक स्टूडियो जैसे या प्लेबैक के लिए, गाने के लिए ना, तो उन्होंने क्या किया कि अगर किसी ने कहा जी करम अब्बास खान को, यार हम क्यों ना गा दें यार, करम अब्बास को क्यों गवाए? सही बात है। अच्छा, किसी ने कहा जी उसको गवा लो यार, और आप उनके जो अपने रिश्तेदार है, तुम्हारी भी आवाज तो अच्छी है, तुम क्यों गा रहे थे? अरे क्या उसको इतने 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 50,000 देना, तुम गा दो। अब वो आया जो ड्रामे का सीरियल का मालिक है, उसको उसने कहा जी मैं ये गाना गाता हूँ, म्यूजिक तो मैं दे रहा हूँ, गाना मेरी तरफ से फ्री, क्या बात, पैकेज दे रहा हूँ, पैकेज दे रहा हूँ। तो वो कहेगा यार अच्छा सुनाओ, तो भी सोचेगा कि पार्टी को कहूंगा कि इसको भी पैसे दिया, ठीक है जी, डन हो गया। वो गाना 1 में आया, 2 में आया। मेरे स्टूडेंट जो इस वक्त OSTs कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका इसलिए कि बुरा लगता है कि वो कहेंगे जी क्या बातें कर रहे हैं, हमारा नाम भी, वो गा रहे हैं। तो इनको अगर मैं ये सवाल करूं कि आपको हम क्लासिकल म्यूजिक का कोई शो मिले तो आप वो भी गा लेंगे क्या? नहीं गा सकते, क्योंकि आपको पता है ये हम नहीं गा सकेंगे। सही बात, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप प्लेबैक में अगर कोई अमानत अली खान साहब क्लासिकल सिंगर थे, उस्ताद अमानत अली, उनमें एक टैलेंट था गजल का, तो लोगों ने उनको मौका दिया, खलील अहमद ने उनको गवाया, उनको अख्तर हुसैन अखिया साहब ने मौका दिया, उनको गवाया, दुनिया ने उनकी गजल सुनी, ये आरज़ू थी तुझे भूल के, करते हैं ना, होंठों पे कभी उनके इंशा जी तो अब कुछ गवाया ना, मौसम बदला रुत गुजराई। अच्छा हाँ, अच्छा इसी तरह गुलाम अली साहब को भी ट्राई किया, उनका टोन थोड़ा सा भारी था, फिर भी इंडिया ने भी उनको गवा दिया उनको। आपके पाकिस्तान में, मुझे यकीन करें, लाहौर के लोग ये कहते हैं यार आप इतना अच्छा गाने वाले हैं, आपके पास आके पूछें, आपको अपने गानों में, अपनी फिल्मों में गवाएं यार, आपको पड़ोसी मुल्क बुला के गवा दे, वो कबूल है। इनको ये है कि जी अगर यहाँ एज ए सिंगर है तो हम क्यों ना कहें, हम क्यों ना पैसे बनाएं, हम क्यों ना गाड़ियां लें। अरे भाई, तो आप एक प्रोफेशनल बेहतरीन सिंगर नहीं होंगे, आप बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं। उस्ताद जो हैं मास्टर अनैत साहब, उस्ताद खुर्शीद साहब जो हैं मौसीकार जो थे, खुर्शीद अनवर साहब है ना, मास्टर गुलाम हैदर साहब, इतने बड़े बड़े नाम, सज्जाद हुसैन साहब मौसीकार थे, अल्लाह का भला करे, सुहेल राना साहब, ये बेहतरीन गाते भी होंगे, पर इन्होंने सिंगरों को चुना कि नहीं हमारा गाना आप गाएं। बिल्कुल, यही रहा ना, इतने बड़ापन था कि उस आर्टिस्ट के घर जाते थे, हैं, उसको जाके खाना खिलाना, उसको कहना जी मैंने कंपोज किया है, क्या वो सुर में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो क्या वो खुद सुरीले नहीं, खुद गा नहीं सकते होंगे? क्यों नहीं गा सकते? मदन मोहन ने नहीं गाया इंडिया में? हाँ, तो वही तो क्या भैया ना दरोज एक गाना था, उसमें उन्होंने खुद भी गाया, अच्छा खासा गा रहे हैं। अच्छा 63 की मैं बात बताऊं, पड़ोसी मुल्क ने मेरे वालिद को बुलाया और मेरे ताया को, उस्ताद अहमद अली खान, उस्ताद रहमत अली खान को, मदन मोहन, शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब, इन्होंने ना एक इदारा बनाया था कि जिसमें दोनों देशों के या इंडिया पाकिस्तान के लोगों को क्लासिकल प्रमोट किया जाए। अच्छा, जिसमें बड़े गुलाम अली खान थे, मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली खान, उस्ताद रहमत अली खान, और उनके अपने मुल्क के भी, पाकिस्तान से मेरे वालिद को हमारे वतन से बुलाया गया। इन्होंने जाके
उनके 5 शहरों में परफॉर्म किया, तो उनका जो म्यूजिक डायरेक्टर था मदन मोहन जहारामी म्यूजिक दे रहा था लता की गज़लें तलब महमूद साहब की, तो मेरे वालिद को उन्होंने कहा कि अहमद अली खान यार तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, मेरे बाबा से कहा तो आपको 1-2 गज़लें गवाता हूँ, सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रखेंगे लोग। मैं लता को गवा रहा हूँ गज़लें जहारा में। तो मेरे वालिद ने कहा, कहते मदन भाई मैं एक क्लासिकल सिंगर हूँ, तो मैं इसी में मेहनत करता हूँ, मुझे गज़ल का शौक नहीं, उनको नहीं था, मुझे था, मुझे है माशाल्लाह अभी भी है और गाता भी हूँ। तो उन्होंने कहा यार एक वक्त में पछताओगे, गा लो 2-3 गज़लें तुम फिल्म में, तलत महमूद भी तो गा रहा है तो तुम भी गा दो। मेरे वालिद जब यहाँ आए, आने के बाद कुछ अरसे बाद वो इस चीज़ पे बहुत अफसोस किया उन्होंने कि मैं गा देता तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उनको ख्याल आ जाता है और यहाँ के लोगों को ख्याल नहीं आता कि करम अब्बास खान जो है इसको बुलाया जाए इसको प्लेबैक के लिए। एक ड्रामे में मैंने गाया, कुछ ड्रामों में मैंने एज ए प्लेबैक क्लासिकल आवाज मेरे लिए गए, अलाप के तौर पे जो थी, अलाप के लिए, सरगम के लिए। पर अगर मैं प्लेबैक गाना चाहूँ तो मुझे सैयद नूर ने सिलेक्ट किया कि यार तुम्हारा वोकल कैसा है यार, क्या कहने यार, इतना जबरदस्त। मेरे कजन रजब अली ने इतना प्लेबैक गाया, रजब अली देखो, मेरे रिश्तेदारों में असद अमानत अली ने इतना गाया। तो ये कहने का मकसद है कि हम लोग अगर ये सोच रहे ना कि जिसका जो काम है उससे करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अजमल शोबी साहब जो हैं वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, गाने का काम मैं अपना सही कर रहा हूँ। यहाँ जो FM चला रहे हैं उनका काम है वो उसको सही चला रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। एक शख्स अगर काम कर रहे हैं, हर शख्स अगर कहे कि मैं सब कुछ मैं ही कर लूँ, म्यूजिक भी मैं ही दे लूँ, सिंगर भी मैं ही हूँ, अरेंज भी मैं करूंगा, वीडियो भी मैं बनाऊंगा, डायरेक्टर भी मैं बनूंगा, प्रमोट भी मैं करूंगा, तो आखिर में देखेगा भी खुद ही, फिर देखेगा भी खुद ही, क्योंकि कुछ अर्से तक तो देख लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, तो यही होगा ना, हमेशा हिस्ट्री में याद नहीं रखा जाएगा। वो तो फिर लाज़िम बात है, फिर जब ऐसा काम होगा फिर यही होगा कि वो हिस्ट्री में रहेगा नहीं ना, हिस्ट्री में उसको याद भी रखा जाएगा, तौर पर रहेगा वो। तो ये सब कुछ आपने करते हुए तो आपने फिर ज्यादा भागदौड़ की नहीं आपने, मतलब प्लेबैक फिल्मों के लिए आपने ज्यादा सैयद नूर के अलावा किसी से बात नहीं आपकी? अच्छा, सैयद नूर साहब ने खुद मुझे बुलाया था, ये मैं, हालांकि आज अगर देखा जाए आज का म्यूजिक शायद वो नहीं है, मगर कुछ फिल्मों में कहीं ना कहीं, कुछ फिल्मों में कहीं ना कहीं जरूरत तो हमारे ऐसे लोगों की है, ऐसी आवाज़ों की, ऐसे सिंगर्स की है, क्योंकि ज़्यादातर म्यूजिक तो हमारे यहाँ आपको पता है कि वो धम्मा चौकड़ी वाला म्यूजिक फिल्मों में डल रहा है। हमारी फिल्में भी ऐसी बन रही हैं, फिल्में भी नहीं पहले जैसी, बिल्कुल, कि जैसे पहले दामन चिंगारी है, अंबर, ये जो फिल्में थी, कितना अच्छा म्यूजिक होता था, कितनी अच्छी स्टोरीज थी, स्टोरी थी ना, वो म्यूजिक भी स्टोरी के साथ साथ चलता था, गाना भी तो स्टोरी का हिस्सा होता था ना पहले। आज तो गाना उठा के वो अलग से उठा के छिपा देते हैं ना, कि अब ये देखिए कि जो कंपोजर थे ना, मास्टर खुर्शीद अनवर साहब मेरे वालिद के दोस्तों में से, मेरे घर पे मास्टर अब्दुल्ला साहब आते रहे, मैंने इनको देखा हुआ अपनी, तो उस वक्त 10-12 साल का था ना। फिर आपका अल्लाह भला करे मास्टर इनायत साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त, क्या बात अच्छा है। फिर खलील अहमद साहब, मौसीकार खलील अहमद, हाँ जी, ये और मेरे अब्बू के साथ बैठ के मैंने इनको चाय पीते हुए देखा है, और पंडित गुलाम कादिर साहब अल्लाह आपका भला करे, और जो निहाल अब्दुल्ला साहब, मैं तो 10-12 साल का था, पर मैं ये देखता था कि सारे लोग फिर गाना कंपोज करना कुछ चीज, और मेरे वालिद साहब से राग सुनने कि अहमद अली खान यार वो राग तो सुनाओ जरा, जब सुनाना तो कहना यार मुझे लिखवाओ, ये बाकायदा पेन से उन्होंने लिख लेना, उसका नोटेशन, उसकी बंदिश, उसमें जाके गाना कंपोज करना। सही बात है, बिल्कुल सही है, इतने ईमानदार लोग। फिर उन्होंने कहना कि ये जरा देखें, जैसे मास्टर अनैस साहब ने गाना था कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुना, क्या बात है, वो बनाया उन्होंने पूरिया कल्याण में। पहले तो पूरिया है, उसके बाद वो कल्याण हो जाता है। अगर आप उसका स्टार्ट देखें, पहले तो पूरिया में शुरू होता है, फिर वो कल्याण एमन में चले जाता है। तो वो अपने तजर्बात करते थे म्यूजिक के जरिए, गाने के जरिए नहीं। गाने के लिए नूर जहां को चुनते थे, मेहदी हसन साहब को चुनते थे, आप सलीम रजा साहब को चुनते थे, जो इस जमाने के अच्छे आर्टिस्ट। तो आज अगर हमने ये देखा तो हमारा म्यूजिक नीचे बैठा है ना, एकदम उसका एकदम नीचे बैठ गया। अभी आपने 1-2 गाने चलाए तो मैंने कहा ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा शागिर्द है। अब वो उनको अगर वो देखें कि वो देख रहे हैं कि ये बंदा या ये खातून उनको फेवर कर रहा है ना, और वो उनको खिला पिला भी रहा है ना, वो ये तो हमारे मसला यही है कि मैं तो हूँ खानदानी खान साहब, तो वो उनको भारी पड़ेगा। वो भारी पड़ेगा। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और आज मौसीकी के बारे में बड़ी गहरी मालूमात आपको फराहम की जा रही हैं। करम अब्बास खान साहब आपको बड़ी गहरी गहरी बातें बता रहे हैं, और कुछ सच भी है, और जो सच कड़वा भी होता है
मगर क्या करें, कभी कभी हमें थोड़ा थोड़ा कड़वा भी खाना चाहिए। हमेशा ही नहीं कि मीठा, हम मीठा जो कहते हैं हप हप और कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कड़वा भी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो अच्छा, मैं करम भाई, अब ये मैं पूछना चाहूँगा आपको, ये सारा तो सिलसिला चलता रहा और ये प्लेबैक का भी आपने बताया कि ये मसाइल सारे हैं, और हमारे मसाइल होते ही हैं हमारे यहाँ। तो ख़ास तौर पे अब तो वही हो गया कि पर्ची सिस्टम हमारा बड़ा कामयाब सिस्टम है ना, बस पर्ची जिंदाबाद है कि अगर वो म्यूज़िक को कहते पैसे भी बच रहे हैं और अगले की इज्जत भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, सब बच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद में मेरिट कम हो गया, तो मेरिट तो अब तो मेरिट तो वो हो गया कि यूँ समझ लें कि जैसे पता नहीं गलती से कोई काम हो जाए तो हो जाए, जानबूझ के मेरिट की बुनियाद पर नहीं होता, अब तो यही होता है। तो खैर ये, अब उसके बाद हम आते हैं कि आप बड़ा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान आइडल के नाम से बड़ा आपको पता पाकिस्तान का हमारा रहा, और बड़ा बहुत एक तवील वो चला जिसके जिक्र भी किया आपने, कितने ऑडिशन वगैरह। तो उसके लिए आपका सिलेक्शन, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े नामवर लोग, उनके दरमियान में आपका सिलेक्शन जो क्यों, कैसे हुआ, कैसे आपका सिलेक्शन, आप वहाँ तक पहुंचे कैसे? ये बहुत बड़ा शो था मेरी लाइफ में भी। एक तो अमेरिकन आइडल है, इंडियन आइडल है, श्रीलंका आइडल है, बांग्लादेश आइडल। तो पाकिस्तान के पास भी आया और उन्होंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज किए कि इसके वॉइस कोचिंग के लिए जो है किसको रखा जाए। जब मैं गया तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, इतने बड़े प्रोग्राम को एक वॉइस को, बहुत सारी उनके पास एप्लीकेशन थी, क्योंकि अच्छी सैलरी भी थी, प्रोटोकॉल भी था, लाजिमत है। तो मेरी भी एप्लीकेशन गई, तो जब मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए उन्होंने, तो उनमें पड़ोसी मुल्क के भी लोग थे। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक पे बात की, सूफी पे बात की, प्लेबैक पे बात की, गजल पे बात की, इस पे बात की, उस पे बात की। मैं उनकी बातें सुनता रहा, जवाब फिर उन्होंने दोबारा मीटिंग में बुलाया। तो मुझसे पहले सलमान अलवी साहब का नाम, बहुत अच्छे इंसान हैं सलमान अलवी साहब। तो उन्होंने कहा, जी बेशक, उन्होंने कहा, सलमान अलवी साहब ने कहा कि आप करम अब्बास खान को ट्राई करें। अच्छा, क्या बात। मैं बहुत मसरूफ हूँ, रिकमेंड मेरा नाम उन्होंने किया। तो उसमें मैं गया, तो दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया हुआ था उसमें। तो जब ऑडिशन मैंने उनको दे दिया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको रख रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी बातों ने मुतमईन किया। आप प्रैक्टिकल भी बता रहे थे, बातों के जरिए भी बता रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा ये बहुत यंग लगता है, ये सीट जरा ऐसी है। तो हमने फिर भी आपका चुनाव किया। मैंने कहा बेफिक्र रहें, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, फिर वो पूरे पाकिस्तान में उसके ऑडिशन हुआ 48,000 लोगों के, 48,000 ऑडिशन किए गए। हाँ, पूरे पाकिस्तान में, पेशावर तक। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि आप अपने साथ 6 असिस्टेंट रखें, म्यूजिशियंस, उनको आप सैलरी देंगे। वो आपके आप वो लाइन्स को जैसे उनके पास 20 एक लाइन में आ रहे हैं या 50 आ रहे हैं, उसमें से वो आपको 5 या 10 वो आपके पास भेजेंगे। सही बात है। फिर आप आगे भेजेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया पूरा। उन्होंने मुझे समझाया उसका। मैंने 6 लोगों को चुना, अच्छे प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ रखा। फिर वो जहाज में कभी इस शहर में कभी उस शहर में ऑडिशंस के लिए 1 महीना ऑडिशंस हुआ। तो उसमें से 48,000 हमने 48,000 हुआ तो 1.5 लाख था, 48,000 चुने गए, उसमें सेलेक्ट किए थे 48,000, 1.5 लाख में। फिर उसके बाद ऑडिशन हुआ, उसमें से 120 चुने मैंने अकेले ने। 120 चुने। जब 120 गए जजेस के पास, बुशरा अंसारी साहिबा के पास, अली अजमत और हदीका कहने। तो अली अजमत जब वो 120 में से उन्होंने चुनने थे 24 या 26 उन्होंने चुनने थे। अच्छा, अब उन्होंने मैंने अपना काम खत्म कर दिया। तो मुझे अली अजमत आ गया था, हुक्म भाई खान साहब, यार तूने तो सारे जमाने का गवैये जमा कर लिए, क्या किया यार? वो कोई अताई शताई भी जमा करने थे। तो उसने कहा सब के सब तुमने गाने वाली जमा कर ली यार, कोई इतने टाइट कि हमें निकालने में मुश्किल हो रही है भाई। क्या बात है, इतने मतलब प्रोफेशनल लड़के तुमने चुने। तो जब मेरे पास जवाब दी तो मैंने पूरा कोशिश की कि मेरिट में मैं बकायदा पूछता था कि आप क्या कहाँ से सीखा, कब से गा रहे हो, स्टेज पे गाए हो, रेडियो से गाते हो, टीवी से गाते हो, किन के शागिर्द हो? तो अली अजमत थोड़े से परेशान कहता है तुमने सारी गाने वाली पीसी में रश लगा हुआ। अच्छा, फिर मैंने प्रैक्टिकल एक चीज देखी। हम लोग बैठे हुए थे डिनर पे, बाजी तबले लेके बैठे उनके लॉन में। तो मैंने कहा यार ये माइक दे दे, 5-6 माइक ऑडिशन हो रहा था, वो हो रहा था, राइसल हो रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा एक नुसरत फतेह का क्यों उड़ीक दिया, जरा गाते हैं मिलकर। मैं कहता हूँ कि ऐसा ग्रुप में मैंने गायकी आज तक नहीं सुनी कि वहां से इतना खूबसूरत गा रहा है, एक वहां कोने से गा रहा है माइक लेके, एक वहां से गा रहा है कि मैं ऐसे बैठा हुआ देख रहा था कि ये
120 के 120 ही इतने खतरनाक गाने वाले, उसमें से भी उन्होंने 26 निकाले, जो उनके बारे में अली अजमेर साहब को भी उन्होंने कहा कि हमें क्यों निकाला, और दूसरे जजेस को भी उन्होंने कहा। उनके लिए भी मुश्किल था, टास्क मुश्किल था, बहुत मुश्किल, आसान तो नहीं था। अच्छा, उसमें मेरा परफॉर्मेंस भी हुआ। अच्छा, उसमें मेरा अपना परफॉर्मेंस भी था कि हमारा वॉइस कोच जो है, फिर वफे वो आते थे मुझसे सवाल करते थे कि आप बताइए कि स्टूडेंट को बाहर निकाला है तो आप इसके बारे में, तो कई स्टूडेंट तो रो पड़े थे स्टेज पे आके, मेरा नाम लिया। कुछ लोग कहते थे कि आप क्या इसको सिखा के भेजते हैं, वो सिखा के नहीं भेजते थे, वो प्यार करते थे। हाँ, सही बात है कि हमारे जो वॉइस कोच है उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, हमारा बहुत ख्याल रखा, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। हम इतने प्रोफेशनल नहीं थे जितने इन्होंने करम अब्बास खान ने हमें बताया। तो आज तक वो मेरे फेसबुक पे मुझे ना कुछ चीज़ भेजते हैं तो मैं बहुत सारे दिल और बहुत सारी दुआएं भेजता हूँ, तो बड़े खुश होते हैं कि सर हम यहाँ ये कर रहे हैं, हम वहाँ ये कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है उनको देख के। अच्छा, उसमें ये बहुत अच्छा तजर्बा रहा मेरा पाकिस्तान आइडल के हवाले से। और उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, मैंने पूरे पाकिस्तान में सुना है अजमल भाई, इतना टैलेंट है कि अल्लाह ने इसको बेहतरीन शायर, बेहतरीन कव्वाल, बेहतरीन गवैये, बेहतरीन प्लेबैक, इतना टैलेंट, बेहतरीन स्पोर्ट्स में तो है ही है, स्पोर्ट्स तो अच्छा फनून लतीफ़ा में भी इतने बाकमाल लोग हैं, पर ये कि हमारे यहाँ रास्ते नहीं है। ये बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ बैठे हुए इदारे भी हैं, तो उसमें जहाँ किसी अच्छे इंसान को होना चाहिए वहाँ वो होता नहीं है। वहाँ वो लोग कहते हैं कि सही तौर पर हौसला अफजाई नहीं हो पा रही ना, समझे। मतलब हमारे वही बात मेरिट की बुनियाद पे असल में अगर मसाइल होने लगे तो शायद इतने मसाइल ना, वाकई मतलब हर तरह से आप देखें, हर तरह से कि एक ये नहीं गवैये, हर मतलब हर फन में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, बेपनाह मौजूद है। खुद मैंने गाते हुए देखा, और आपने भी देखा मौसीकी में, तो आपने देखा ही है, मैंने देखा। और एक दफा तो एक तफरीह हुई छोटी सी कि ऑडिशन में कर रहा था लाहौर में। अच्छा, एक आके 5 बजे हम आपके साथ मौजूद, हमारे साथ मौजूद हमारे मौजूद मेहमान जनाब करम अब्बास खान साहब हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह गवालियर घराने की मौसीकी का बड़ा मशहूर घराना, बड़ा जाना पहचाना घराना, उसके चश्मा चिराग है माशाल्लाह, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में लोग जानते हैं माशाल्लाह, जो मौसीकी को सही तौर पर जानते हैं, मौसीकार को मौसीकी के वाले पहचान रखते हैं, वो इनको अच्छी तरह जानते हैं। और आप भी यकीनन जानते हो, नहीं जानते तो आज जान लेंगे। अगर आपको मौसीकी का शौक़ है सीखने का, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैं सीखूँ तो सीखें, गुलकार बनना है तो सीखें। अगर अच्छी आवाज़ अच्छी है तो उस आवाज़ अच्छी को और अच्छा बनाने के लिए आप सुर का साथ लेंगे तो वो आवाज़ और अच्छी होगी। सिर्फ आवाज़ अच्छा होना शर्त नहीं कि आप अच्छे गुलकार बन सकते हैं, या अच्छे आरजे बन सकते हैं, या अच्छे एंकर बन सकते हैं, या आपकी शक्ल अच्छी तो आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, ये शर्त नहीं है। अच्छे एक्टर आप देखें, बहुत सारे ऐसे हमारे एक्टर हैं कि अल्लाह ताला ने उनको, उनका रंग गोरा नहीं है, काले रंग है, सांवला रंग है, मगर फिर भी बड़े नामवर लोग हैं। क्योंकि ये एक अलग ही कहते खुदादात सलाहियत होती जो अल्लाह ताला शायद सबको नहीं देता, किसी किसी को देता है। और जब वो सलाहियत होती है उसको रिफाइन करना पड़ता है थोड़ा सा। हम फिर उसको कहते हैं कि हीरा तो एक पत्थर है ना, पत्थर होता है, मगर जो उसको जब तराशा जाता है तो फिर वो चमक के फिर उस पर लोगों की राल टपकती है। और जब ना पत्थर अगर सामने रख दिया जाए तो क्या भाई यार छोटा इसके क्या पत्थर उठा के ले आए, तो क्या ख्याल आपका। और जब उसको तराशा जाता है तो फिर वो आंखों को चकाचौंध, जितने भी हैं पत्थर इनको तराश की आप अंगूठी बनाते हैं, तो वही मतलब जब भी तो वो हाथ में पहन सकते हैं आप, जब भी पहन सकते हैं, जब भी आपको फिर वो अपनी तरफ खींचता भी कि ये देखो हीरा, ये हीरा है। वरना वो अगर हीरे को सही शक्ल में आपके सामने दिया, आप कहेंगे यार क्या शीशा लगता है, वो पत्थर लगता है वो। तो ये सारी बात है सारी, और यही चीज़ इसी में भी है। खैर बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद है करमबाज खान साहब। अच्छा करमबाज, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा यार कुछ गुनगुना दिया जाए तो एक दो कोई आप अलग अलग एक दो मिसरे करके एक दो अस्तांतरा मिला के, ताकि एक दो चीजें अच्छा थोड़ा सा गजल यही है। और वही सुनाता हूँ ज्यादातर आपको कि जो लोगों ने सुनी हो शायद, है ना, क्योंकि मेरी तो बहुत सारी चीजें हैं पर वो कहेंगे जी हमने सुनी नहीं, तो वो आपको यूट्यूब पे सुन सकते हैं आप। निर निर पम रे रे निर निर गर पम रे गर सा
मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सहे, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सहे। जैसे तुम्हें आते नाने के बहाने, जैसे तुम्हें आते नाने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश सहे, दिल ही दुखाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सहे। क्या बात है, बहुत मजा आ गया वाकई। अच्छा, इस रंग में सुनने का मजा भी अलग ही होता है। देखिए, मकसद जो कंपोज किया निसार बज़मी साहब ने, मेहदी साहब इससे गा रहे हैं, हर बंदा अपने अपनी जगह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर मेहदी हसन खान साहब खुद भी कंपोज करते थे, पर जो उनको दूसरे लोगों ने कंपोजिशन गवाई उनका जवाब ही नहीं। और मैंने निसार बज़मी साहब से का इंटरव्यू मैंने किया था, हमारा जब चैनल था FM का, जो शुरू में जी अस्सलाम पाकिस्तान टीवी जो पहले था ना, शुरू में जब SP पे टीवी, जी उसमें मैंने किया था। उस वक्त मैंने उनकी किया था और मैंने देखा तो कि बज़मी साहब जो कंपोजिशन कैसे करते हैं, बैठ के उनके साथ हमने रिकॉर्ड किया था उनको मैंने, क्या यार वाकई मतलब बहुत बड़े लोग, बड़े लोग, बहुत लायक लोग। और मेरा एक 2 दफा उनसे मुलाकात हुई। एक दफा PNCA में शफकत अमानत अली साहब भी थे, मैं भी था, और नियाज़ अहमद साहब मरहूम, उन्होंने एक इवेंट करवाया, तो मुझे उन्होंने कहा आपको इस पे क्लासिकल गाना। उससे पहले वो मुझे PTV में मिले, मैंने उनका नगमा भी गाया PTV पर, तो वहाँ से भी सलाम दुआ थी। फिर मैं जब वहाँ आया तो PNCA में, ये तारिक रोड पे होता था, तो मुझे कहते हैं मियाँ तुमने उस दिन रागरंग में गोरख कल्याण बहुत अच्छा गाया। अच्छा, मुझे ये लगा कि इन्होंने वो देखा नहीं हो, किसी और को तो नहीं कि सुना। वो बात थी 15 दिन पुरानी। अच्छा, अब मैं उस वक्त बहुत यंग था, 24-25 साल का, तो मैंने कहा बज़मी साहब मैंने कपड़े कौन से पहने थे? अच्छा, इम्तिहान ले रहे होंगे। अजीब, मैंने कहा इतना बड़ा आदमी मुझे कह रहा है, मैंने बहुत अच्छा, मुझे लगा गोरख कल्याण तुम्हारा। तो एकदम वो चौंके, कहते हैं तुमने उस्मानी कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था, कढ़ाई वाला। मैंने पैरों का मैंने कहा बज़मी साहब, कहता है तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ या मैंने तुम्हारा गाना नहीं सुना? बेटा हम अपनी कंपोजिशनों की याद रख रहे थे, तुम तो इंसान हो। नहीं, बहुत बहुत शफीक इंसान, बहुत प्यार करने वाले, बहुत शफीक इंसान। मैं आज तक उनके ये अपनी इस जुमले पे, मेरे भाई भी मेरे साथ थे, वो भी हंसते हैं। मैं कहता तुम्हें याद है मैंने क्या जुमला कहा था? कहते, और उनका जवाब ये था कि मैं तो अपनी कंपोजिशन नहीं भूलता, तुम्हें कैसे भूलूंगा, इतना अच्छा गाया था। अच्छा, कितनी बड़ी बात है ये, इतना बड़ा कमेंट्स उनका मेरे लिए, बहुत बड़ा, मतलब एक बड़े बंदे इंसान का इतना बड़ा कमेंट्स। बेशक। तो इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? सर मैंने एक वीडियो अभी अनवर मकसूद साहब का बनाया। अच्छा, वो यहाँ प्राइवेट चैनल है कि उस पे चल रहा है, दूसरे चैनल पे भी चला है। अनवर मकसूद साहब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और उन्होंने गीत लिखा, तो वो गाना था, उसमें उन्होंने कहा कि जी खमाज और झुंझुटी में इसको बनाए। अच्छा, और लिख करके तुम इसको गाओ। अच्छा, मेरे 2-3 वीडियो उन्होंने पहले भी उस चैनल पे उन्होंने बनवाए, तो उसकी 1-2 लाइन में आपको सुनाता हूँ, लोगों ने सुना भी होगा, फेसबुक पे भी था और चैनल पे भी है। आज देखो पवन
दीवाना किए जाए, देखो पवन दीवाना किए जाए, मेरे सर से चुनरिया उड़ाए ले जाए, मेरे सर से चुनरिया उड़ाए ले जाए, मेरे कजले को पहला ये पागल बनाए, मेरे कजले को फैला के पागल बनाए, मेरे गजरे की खुशबू चुराए लिए जाए, मेरे गजरे की खुशबू चुराए लिए जाए। यूं ही मैं हंस दूं तो समझे कि सुख है, यूं ही मैं हंस दूं तो समझे कि सुख है, गिर आए आंसू तो पूछे क्या दुख है, गिर आए आंसू तो पूछे क्या दुख है। मैं तो हूँ उस पर तन मन हारी, छोड़ दी मैंने दुनिया सारी, मार के वो मुझे को कैसा जिया जाए, मेरे सर से चुनरिया उड़ाए ले जाए। अच्छा, इसके पीछे एक छोटी सी बात है कि उन्होंने कहा इसकी कंपोजिशन 60-70 वाली रखना। तो क्या बात है कि इसको फिल्मी आजकल का ना बनाने जैसे लड़के गाते हैं। तो मैंने कहा अनवर साहब 60 वाला म्यूजिक, कहता हाँ राग झंझरोटी खमाज इसमें बनाओ। उनके पास मैं 15 दिन तक बनाता रहा और ट्यूने कैंसिल करता रहा, आखिर में थक भी गया। मैंने कहा अनवर साहब को डन कर ले तो इसको रिकॉर्ड करें। ये गाना जब मैंने गाया कहता अब लग रहा है ये 60-70 का म्यूजिक। क्या बात है। तो उसको बनाया भी मैंने तबला सितार, और ये यूट्यूब पे भी है, आज देखो पवन दीवाना किए जाए। और वो चैनल जो एयरवे है उसने इसको चलाया और मेरे ख्याल लाखों लोगों ने देख लिया। गुड। तो अब आगे म्यूजिक के हवाले से कुछ और इसके अलावा मैं नया वीडियो अपना एक बना रहा हूँ जी, 1-2 वीडियो इकट्ठा ही बना रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि करम आने वाले वक्त में गजल का सीन बंद है, तुम गजलों की तरफ जाओ। तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा लाइट फोक टाइप का हो ना काम, तो सिर्फ गजल का भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ सही बात है, ये बात तो है। चले, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही माशाल्लाह, और वक्त का एहसास नहीं हो देखी। मैं वाकई में आपके साथ वक्त का एहसास होता नहीं ऐसा। देखिए 1.5 घंटा हमारा 3:30 में हमने शुरू किया और 1.5 घंटा हमारा, आपने मुझे कहा था वक्त का पता नहीं चलेगा, तो वाकई पता नहीं चला। तो बहुत शुक्रिया, मैं अपनी मैनेजमेंट की जाने से बहुत शुक्रगुजार हूँ। करण बस आपने वक्त निकाला, बड़ा अच्छा लगा। आज कुछ मौसीकी के बारे में गहरी बातों का हमें पता चला इंशाल्लाह ताला। अजमल शोभी साहब, आपका FM 100 का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और जो बातें आपने पूछी हैं मेरा ख्याल आज तक मैंने टेलीविज़न पे भी नहीं बताई। आप अंदर से ना जो आपका मेहमान उसकी अंदर से बातें निकलवा लेते हैं, और क्योंकि स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं होता, बस यही जो कहते हैं ना बात दिल से निकले, जो बात दिल से निकले वो असर करती है। चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। और इसके साथ अब आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात फिर अब पीर की रात होगी, और इंशाल्लाह हफ्ते को फिर नेक्स्ट वीक एक नई मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।